फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद है। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पंजाब बोर्ड से है, और फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, जिसका टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर में जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिए गए हैं, और जैसे कि एटम, व्हाट इज़ एटम, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बारी बारी पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है। तो ये चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो इसमें हम लर्न करेंगे व्हाट इज़ एटम, एटम होता क्या है, व्हाट आर द एविडेंसेस दैट एटम एग्जिस्ट, सबूत क्या है कि एक एटम एग्जिस्ट करता है, उसका एक वजूद है। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, हाउ एटम्स आर डिफरेंट दैन मॉलिक्यूल्स, ये एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन, ये आयन्स क्या होते हैं, आयन और मॉलिक्यूलर आयन, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दोनों आयन्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो ये सारे टॉपिक आगे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन्स ये किसे कहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है एटम। लॉन्ग टाइम अगो इट वॉज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स। बहुत पहले ख्याल किया जाता था कि एटम बहुत सिंपल, सादा, इंडिवाइजिबल पार्टिकल जो कि मज़ीद तकसीम ना हो सके, ऐसे पार्टिकल ज़रात से मिलकर बना है। ग्रीक फिलोसफर्स थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट। ग्रीक फिलोसफर्स ये सोचते थे कि एटम मज़ीद छोटे छोटे ज़रात में तकसीम हो सकता है, जो कि वो मज़ीद जो छोटे ज़रात हैं वो इनडिवाइजिबल है। डेमोक्राइटस 460 to 370 BC called these particles atomos। डेमोक्राइटस एक साइंटिस्ट था, उसने इन पार्टिकल्स को नाम दिया एटमोस का। डिराइव फ्रॉम द वर्ड एटमोस मीन्स इनडिवाइजिबल, जो कि एक लफ्ज़ से निकला है, और एटमोस लफ्ज़ का मतलब है इनडिवाइजिबल, जो मज़ीद तकसीम ना हो सकी। हाउएवर द आइडियाज ऑफ ग्रीक फिलोसफर वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। ये जो आइडिया था ग्रीक फिलोसफर का, इसका उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं था, ये उन्होंने वैसे ही थ्योरेटिकल एक बात की थी। इन लेट 17th century quantitative study of composition of pure substances disclosed that few elements were the component of many different substances। बाद में 17वीं सदी के आखिर में एक क्वांटिटेटिव स्टडी हुई किसी सब्सटेंस के ऊपर, और कुछ एलिमेंट्स के जो कंपोनेंट थे डिफरेंट सब्सटेंसेस में वो डिफरेंट निकल आए। इट वाज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड दैट हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये भी साथ साथ तलाश किया जा रहा था कि किस तरह ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और किस तरह कंपाउंड जो है वो टूट कर मुख्तलिफ एलिमेंट्स बना देता है। इन 1808 इन इंग्लिश स्कूल टीचर, एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डॉल्टन, रिकॉग्नाइज्ड दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। ही डेवलप्ड an atomic theory, the main postulate of which is all matter is composed of atom of different element which differ in their properties। Okay, एक
1808 में एक स्कूल टीचर था, इंग्लिश स्कूल टीचर, जिसका नाम था जॉन डॉल्टन। उसने 2 लॉस पेश किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसके मुताबिक एटम का वजूद एक्सप्लेन किया जा सकता था। उसने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी डेवलप की और उसके पोस्टुलेट में था कि जो मैटर है, मादा है, वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है, जिसको एटम कहा जाता है। और हर एक एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ पे ये जो बोल्ड में आपको नज़र आ रहा है, ये एटम को डिफाइन किया हुआ है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो सबसे छोटा ज़रा होता है, एलिमेंट के अंदर जो छोटे छोटे ज़रात पाए जाते हैं उनको कहा जाता है एटम्स, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एंड नियॉन एक्सेट्रा हैव एटम्स which have independent existence, while atom of hydrogen, nitrogen and oxygen do not exist independently. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि कुछ एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं जबकि कुछ नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कुछ एटम मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, वो इंडिविजुअली एटम की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसको अपने जैसा एक एटम चाहिए होता है ताकि वो मॉलिक्यूल बना सके और उस स्टेट में वो एग्जिस्ट कर सके। जैसे यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल दी है हीलियम और नियॉन। अब ये आइसोलेटेड एटम की शक्ल में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक हीलियम भी एग्जिस्ट करता है, एक नियॉन भी एग्जिस्ट करता है, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये ऐसे एटम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये अपने साथ एक दूसरे हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं H2 की फॉर्म में। ये जो एटमॉस्फेयर है या कुदरत है, नेचर है, उसमें पाए जाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन भी N2 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में होता है। यहाँ एनिमेशन एक पिक्चर दी हुई है जिसमें एक कार्टून ने एटम की 3D फिगर को हाथों के साथ पकड़ा हुआ है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है एक एटम की। इसके दरमियान जो ऑरेंज कलर का हमें सेंटर नज़र आ रहा है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। और साइड में जो लाइंस हैं ये इसके शेल्स हैं, और इसमें जो बॉल्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन, ब्लू, रेड, ये इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं। एटम के अंदर शेल्स में ये सर्कुलेट कर रहे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह है, जैसे सेंटर में सन है और साइड में अपने एक प्रॉपर मदार में सारे के सारे प्लैनेट सर्कुलेट करते हैं। इसी तरह एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने एक फिक्स्ड पोजीशन में सर्कुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द मॉडर्न रिसर्चेस हैव क्लियरली शोन दैट एटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। अब जो मॉडर्न रिसर्चेस हैं उसके मुताबिक ये क्लियरली मेंशन हुआ है कि एटम मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, जबकि पहले ये कहा जाता था कि एटम मज़ीद डिवाइजेबल नहीं है, मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, जबकि अब ये माना जाता है कि नहीं, एटम मज़ीद भी डिवाइड हो सकता है और मज़ीद डिवाइड होने के बाद उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे के सारे इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मोर देन 100 सच पार्टिकल आर थॉट टू एग्जिस्ट इन एटम। 100 से ज़्यादा ऐसे पार्टिकल्स एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसमें कुछ अभी तक नोन है, कुछ अभी अननोन है, मतलब कुछ साइंटिस्ट को मिल गए हैं, उनको नाम दे दिए गए हैं, और कुछ अभी तक नहीं मिले या उनको मेंशन नहीं किया गया, उनको नाम उनको प्रॉपरली नहीं मेंशन किया गया। हाउएवर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों जो है ना, इनको एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं, और उनके नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। A Swedish chemist J. Berzelius 1779 to 1848 determined that atomic masses of elements
ये जो स्वीडिश केमिस्ट था बर्जिलियस, इसने एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के निकाले, मालूम किया अ नंबर ऑफ हिज वैल्यूज आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मासेस। उसने जो नंबर्स निकाले एटॉमिक मासेस के, मतलब किसी एटम के मासेस के जो नंबर्स थे या मासेस थे, आज की जो एटॉमिक मासेस की वैल्यूज़ हैं उनसे बहुत क्लोज थे, मिलते जुलते थे। बर्जिलियस डिवेलप द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट अ सिंबल। उसने एक सिस्टम निकाला जिसमें उसने एलिमेंट को सिंबल से डिनोट किया। मतलब जैसे एक एलिमेंट है हीलियम, उसको उसने एक सिंबल दिया He, उसी के नाम के बेस पे सिंबल्स दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसको H दिया, कार्बन है तो पूरा स्पेलिंग लिखने के बजाय आप अगर सिर्फ C लिख देंगे तो वो भी मेंशन हो जाएगा कि ये क्या है, कार्बन है। तो इसको सिंबल्स कहा जाता है। अब जो अगला हमारे पास है वो है एविडेंस ऑफ एटम, कि सबूत क्या है कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे कौन से जो रिसर्चेस हैं या ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू देखा गया है कि हाँ एटम का वजूद है। लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ। इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स। ये मुमकिन नहीं है कि आप एटम को देख सके, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज़ बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके आप एटम को ईजिली बहुत करीब से देख सकते हैं। अ क्लियर एक्यूरेट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कांट बी ऑब्टेन्ड। एक बहुत साफ और एक्यूरेट सही इमेज, तस्वीर ऑब्जेक्ट की नहीं बनती स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ, जिसकी वेवलेंथ एक विजिबल लाइट की रेंज से कम हो। Thus, an ordinary optical microscope can measure the size of object up to or above 500 nanometer. एक जो आम ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो क्या कौन से साइज़ का ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन कर सकता है, जो तकरीबन 500 नैनोमीटर की जितना हो या उससे ज़्यादा हो, उससे कम का नहीं कर सकता। However, object of size of atom can be observed in electron microscope. जबकि एटम के साइज़ के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीम्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट की जगह, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ किया जाता है, विजिबल लाइट यूज़ किया जाता है, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मच शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये जो इलेक्ट्रॉन्स को की बीम को यूज़ करने का मकसद क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है विजिबल लाइट के मुकाबले में। Here you can see the 3D structure of atom. सेंटर में जो है वो इसका न्यूक्लियस है ब्लू कलर में। सराउंडिंग में जितने भी लेयर्स हैं वो इसके, जो ये फर्स्ट वन है ये एक्स एक्सिस है, ये सेकंड वन वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। ये जो ग्रीन कलर के बॉल्स हैं ये शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को। डिफरेंट शेल्स या ऑर्बिटॉल्स में इलेक्ट्रॉन की रोटेशन डिफरेंट होती है, और ये जो है एटम के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एटम की है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फिगर 1.1 शोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ अ पीस ऑफ अ ग्रेफाइट विच हैज़ बीन मैग्नीफाइड अबाउट 15 मिलियंस टाइम। यहाँ पे जो पिक्चर है साइड पे 1.1 इमेज जो दी हुई है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज है, और ग्रेफाइट की इमेज है जिसको 15 मिलियन टाइम्स क्या किया गया है, मैग्नीफाई किया गया है। द ब्राइट बैंड इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें जो ब्राइट बैंड्स हैं, लाइंस हैं, वो क्या है, कार्बन एटम्स हैं। In the 20th century, X-ray work has shown that the diameter of atoms are often the order of 2 × 10⁻⁻10 meter, which is 0.2 nanometer. 20वीं सदी में एक्सरे स्टडी से एटम का डायमीटर मालूम किया गया है जो अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁻⁻10 मीटर था, और अगर इसको हम नैनोमीटर की रेंज में लेके तो ये सिर्फ 0.2 नैनोमीटर था। मासेस ऑफ एटम रेंजेस फ्रॉम 10 × 10⁻27 to -25 kg।
अगर मासेस की बात की जाए, एटम के मासेस इतने कम होते हैं कि वो 10⁻⁻27, इट मीन 0.00027 zeros देन 1। इस तरह 27 से लेकर -25 kg तक होते हैं। दे आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। अक्सर इनको AMU की यूनिट के साथ लिखा जाता है और 1 AMU बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kgs। एक AMU बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kgs के। The students can have an idea about the amazingly small size of atom from the fact that full stop may have 2 million atoms present in it. Students को इस बात से भी आइडिया हो जाएगा कि एटम का स्मॉल साइज इतना है, या एटम को हम कह सकते हैं कि वो इतना छोटा है कि एक फुल स्टॉप मीन्स ये जो यहाँ पे एक फुल स्टॉप मेंशन है, इसके अंदर 2 मिलियंस एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम के बारे में हमने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जबकि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ एटम की बेस पे मॉलिक्यूल के दो टाइप्स हैं। There are two types on the basis of nature of atom, homoatomic molecule and heteroatomic molecule। Briefly दोनों को डिस्कस करते हैं। होमो लफ्ज़ का मतलब है सेम, होमोएटॉमिक मतलब जिसमें सेम एटम हो, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम पाए जाएं उसको कहा जाता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सेम एटम्स साथ में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उनको कहा जाता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है O2, ऑक्सीजन के दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दोनों एटम सेम हैं इसीलिए इनको कहा जाता है होमोएटॉमिक। इसी तरह नाइट्रोजन के दो मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, सल्फ़र के 8 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको कहा जाता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह जो दूसरी जो किस्म है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की, उसमें आप इस जो ब्रैकेट है इसके अंदर देख सकते हैं कि H2O, इसमें हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है, दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये साथ में कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्योंकि ये डिफरेंट एटम से मिलके बना है। NH3 अमोनिया, ये भी डिफरेंट एटम से मिलके बना है इसीलिए इसको कहा जाता है हेट्रो। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी हेट्रो कहा जाता है। C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये भी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। Okay, let's read the paragraph. Molecule. A molecule is the smallest particle of pure substance which can exist independently. ये हम already mention कर चुके हैं कि molecule जो pure substance का सबसे छोटा ज़रा होता है जो कि independently exist कर सकता है। It may contain one or more atoms. इसमें एक या एक से ज़्यादा atom exist कर सकते हैं, पाए जाते हैं। The number of atom present in the molecule determine its atomicity. किसी molecule के अंदर atom कितने हैं ये इसकी atomicity हमें बताता है। Thus molecule can be monoatomic, diatomic, triatomic। इस एटॉमिसिटी के बेस पे मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, डायएटॉमिक भी हो सकता है और ट्राइएटॉमिक भी हो सकता है। अगर एक एटम प्रेजेंट होगा तो उसको मोनोएटॉमिक कहेंगे, अगर दो प्रेजेंट होंगे तो उसको डाई कहेंगे और अगर तीन प्रेजेंट होंगे तो उसको ट्राई कहेंगे। इफ़ दे कंटेन 1, 2 और 3 एटम रिस्पेक्टिवली। Molecule of element may contain 1, 2 or more same type of atoms। Molecule जो elements के होते हैं उनमें एक, दो या दो से ज़्यादा जो atoms होते हैं वो same type के हो सकते हैं। For example जैसे हीलियम है, क्लोरीन Cl2O3 P4 S8, ये क्या है? Cl2 में भी दोनों क्लोरीन है, O3 में भी तीनों ऑक्सीजन है, P4 में भी चारों फास्फोरस हैं, सल्फ़र जो 8 दिए हुए हैं वो सारे के सारे सेम काइंड ऑफ एटम है। इसी तरह
ऑन अदर हैंड अगर दूसरी साइड पे हम ये देखें, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल HCl, NH3, H2SO4, C6H12O6। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होते हैं उनको ऐसे कहा जाता है हेटेरो एटॉमिक। तो ऐसे मॉलिक्यूलों की एग्जांपल्स है HCl, NH3, H2SO4, C6H12O6। The sizes of molecule are definitely bigger than atom। मॉलिक्यूल की जो साइज होती है वो एटम से ज़्यादा होता है। They depend upon the number of atom present in them and their shapes। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि कितने नंबर एटम के प्रेजेंट हैं, उस हिसाब से उसका साइज भी बड़ा होता है और उसका शेप भी चेंज होता रहता है। सम मॉलिक्यूल आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं कि उनको कहा जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स लार्ज। हेमोग्लोबिन इज सच अ मैक्रोमॉलिक्यूल फाउंड इन ब्लड। आपने सुना होगा लोग HB टेस्ट कराते हैं, हेमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट को मेजर करता है। वो हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत लार्ज है, बड़ा है, बल्कि है। इस बेस पे उसको कहा जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल। इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, इस हेमोग्लोबिन का ब्लड के अंदर फंक्शन काम क्या होता है कि लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये एक व्हीकल, एक गाड़ी की तरह फंक्शन कर रहा होता है हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे बॉडी पार्ट्स, हमारे लेग्स, हमारे फीट्स, हमारे हैंड्स, ब्रेन, हार्ट, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सबको ये ऑक्सीजन फराहम करता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 atoms and it is 68,000 times heavier than hydrogen atom। अच्छा, हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 10,000 एटम पाए जाते हैं और ये 68,000 टाइम्स भारी है हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में। नेक्स्ट टॉपिक है आयंस। When atom loses one or more electron, a charge appear on atom, either positive or negative. The charged atom is called ion। जब एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर गेन करता है तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। अब इस चार्ज्ड एटम को हम कहते हैं आयंस। टाइप्स ऑफ आयन, दो तरह के आयंस होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, मतलब लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं उसको कहा जाता है एन आयन, जैसे कि F-, Cl-, Br-, S-2। तो सबके साथ माइनस माइनस है, जबकि सल्फर के साथ -2 है। इसका मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, बाकी सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ड्यूरिंग रिएक्शन जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम से चार्ज लेगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के बाद उस आयन को कहते हैं एनाइन। ठीक है, इस तरह आयन की जो दूसरी किस्म है उसका नाम है कैटाइन। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये अक्सर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो उनमें से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देते हैं। तो लूज़ करने के नतीजे में, खोने के नतीजे में इनके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Al+3, Fe+3, Sn+4। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज़ किया, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव आ गया। पोटाशियम ने भी एक लूज़ किया, उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव आ गया। कैल्शियम ने 2 लूज़ किए तो उसके ऊपर क्या आ गया? 2+ निशान आ गए। इस तरह मैग्नीशियम ने भी 2 लूज़ किए, उसके ऊपर भी +2 आ गया। एल्यूमिनियम ने 3 लॉस किए तो उसके ऊपर +3 आ गया। इस तरह आयरन है, उसने भी 3 लॉस किए, Fe जो है, तो उसके ऊपर भी क्या? +3 आया। स्टेनस उसने 4 लॉस किए, तो 4 लॉस करने के नतीजे में जो उसके ऊपर चार्ज आया वो है +4। तो हमने देखा जब भी एटम
इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या गेन करेगा और चार्ज्ड एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस चार्ज्ड एटम को क्या कहेंगे? उसको आयन कहेंगे। तो अब ये इस आयन को हम बुक से रीड करते हैं और वहाँ पे इसको मज़ीद तफसील से समझते हैं। आयन्स are those species which carry either positive or negative charge. Whenever an atom of an element loses one or more electron, positive ions are formed. आयन वो स्पीशी होते हैं जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी कोई एटम किसी भी एलिमेंट का एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू आयोनाइज इट। अच्छा, ये फिनोमेना खुद ब खुद नहीं होता कि कोई एटम जा रहा है और एकदम से आयन में कन्वर्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी एटम को एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने सप्लाई करनी होती है। जब वो एनर्जी उसको मिल जाती है तब ही उससे इलेक्ट्रॉन या तो निकाले जा सकते हैं या फिर दिए जा सकते हैं। तो एनर्जी सप्लाई करने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। तो उस पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को हमने पीछे नाम क्या दिया? एनाइन, और वो आयन की ही टाइप है। अब यहाँ पे कैपिटल ए लिखा हुआ है, उसको इन्होंने एटम आप कंसीडर करिए, ये एक एटम है। इसको एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली और ये ए प्लस में कन्वर्ट हो गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो गया। दिस ए प्लस इज कॉल्ड कैटाइन। इस ए प्लस को कहा जाता है कैटाइन। अ कैटाइन में कैरी +1 +2 +3 एक्सेट्रा चार्ज और चार्जेस। एक कैटाइन +1 कैरी कर सकता है, +2 भी कैरी कर सकता है, +3। ये +1 +2 +3 क्या है? +1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया, जैसे कि यहाँ पे देखो मेंशन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ है। अब अगर यहाँ पे +2 होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए होंगे। अगर यहाँ पे इस एटम के ऊपर +3 चार्ज आएगा तो इट मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं। अ नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन एन आयन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि जितना चार्ज किसी एटम के ऊपर आएगा या किसी आयन के ऊपर होगा तो इसका मतलब ये है कि उतनी ही इलेक्ट्रॉन उस एटम ने लूज किए हैं। एनी हाउ एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो। हर एक केस में चाहे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो, 2 हो, 3 हो, एनर्जी तो चाहिए ही होगी। हैंस द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज इन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन है या पॉजिटिव आयन का बनना है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मतलब थर्म कहते हैं हीट को, हीट का लेना। एंडो मीन्स इनसाइड, एंडोथर्मिक का मतलब है कि हीट का लेना। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा हुआ कि एनर्जी किसी एटम को हमने सप्लाई की और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने सप्लाई की। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन एटम से इमिट होना शुरू हो जाएंगे। द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयन आर फॉर्म बाय मेटल एटम। ज़्यादातर पॉजिटिव आयन्स मेटल एटम के बनते हैं, सच एज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca+2, Mg+2, Al+3, Fe+3, Sn+4। ये सारे के सारे इन्होंने रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 एटम्स लूज़ किए हैं। तो और ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो हमने बात ये की जो मेटल होते हैं उनकी नेचर होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो इलेक्ट्रॉन देने के नतीजे में जितनी भी मेटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। आगे जो एक चैप्टर आएगा, चैप्टर ऑन केमिकल बॉन्डिंग विल एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द फिजिबिलिटी ऑफ देयर फॉर्मेशन। आगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का है, उसमें आप इजीली ये लर्न कर सकोगे कि कैसे ये आयन्स बनते हैं, इनकी फिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से कंडीशन में ये इजीली बन जाते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिनमें ये आराम से नहीं बनते। व्हेन अ न्यूट्रल एटम पिक अप 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अब ये रिवर्स केस आ गया। ऊपर वाले में हमने क्या कहा कि उस वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, अब यहाँ पे पिक करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। अ नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयन बन जाएगा विच इज़ कॉल्ड एनाइन, जिसको कहा जाता है एनाइन। जैसे कि यहाँ पे बी है, एक न्यूट्रल एटम है, उसके पास अपने पूरे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से पिक कर लिया। पिक करने के बाद वो B- में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी इज यूजली रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम।
जैसे कैटाइन फॉर्मेशन में क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगी कैटाइन के बनने में, पॉजिटिव आयन के बनने में। इस तरह जब नेगेटिव आयन बनता है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ अन नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब कि आउटसाइड हीट ये निकालता है प्रोसेस। ऐसा एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट क्या होगी, एवॉल्व होगी, निकलेगी। द मोस्ट कॉमन नेगेटिव आयन आर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, S माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, F माइनस का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl माइनस उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ब्रोमीन जो है उसने भी, और सल्फर ने कितने, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अच्छा, अब यहाँ पे कैट आयन और एन आयन की जितनी भी कंडीशंस है वो एक दूसरे के रिवर्स है। कैट आयन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, एन आयन नेगेटिवली चार्ज होता है। कैट आयन क्या करता है, कैट आयन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है तो कैट आयन बनता है। जबकि एन आयन जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है किसी भी एटम में तो एन आयन बनता है। जो कैट आयन का प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, जबकि एन आयन का प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक। नीचे आते हैं, द कैटाइन्स एंड एनाइन्स possess altogether different properties from their corresponding neutral atom। अभी जो चार्ज्ड एटम्स हैं जिनको हमने कैटाइन और एनाइन नाम दिए, इनकी प्रॉपर्टीज एक न्यूट्रल एटम से डिफरेंट होंगी। न्यूट्रल एटम किसको इन्होंने कहा हुआ है, वो एटम जिसने अभी तक ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया ना कोई लूज किया, जितने उसके पास अपने थे वही वाला एटम न्यूट्रल एटम कहलाता है। There are many examples of negative ion which consist of group of atom like OH negative, CO3 minus 2, SO4 minus 2, PO4 minus 3, MnO4 minus 1, Cr2O7 minus 2, etc. The positive ion having group of atom are less common। अच्छा, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर नेगेटिव आयन्स होता है वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, मोस्टली नेचर में पाए जाते हैं। जबकि ऐसे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होते तो हैं लेकिन बहुत लेस कॉमन है। जैसे NH4 प्लस एंड सम कार्बोकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ कार्बोकेशन, कार्बन की ट्रीटमेंट, कार्बोकेशन मीन्स के कार्बन या तो आइदर लॉस करे या गेन करे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर, तो उसके नतीजे में पॉजिटिव आयन किसी कंपाउंड के ऊपर आ जाता है। वरना मोस्टली ये जो एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। आयन के साथ एक दूसरा टर्म भी है मॉलिक्यूलर आयन। अब जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा तो उससे आयन बनेगा। इसके साथ अगर मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन। व्हेन इन एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म आयन। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल में आल्सो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मिसाली दी हुई एग्जांपल्स है CH4 प्लस, CO प्लस, N2 प्लस, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन्होंने यहाँ पे चार्जेस क्या किए हैं, इनके ऊपर अपीयर हुए हैं और इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर मोर अबंडेंट देन एनायोनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी अमाउंट ज़्यादा है एनायोनिक वन के। अब कैटायोनिक एनायोनिक टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैटायोनिक मतलब पॉजिटिव जो होते हैं, एनायोनिक मतलब नेगेटिव जो होते हैं। These ion can be generated by passing high energy electron beam or alpha particle or X-ray through a gas। अब एक गैस है, उसके अंदर इन्होंने क्या करने हैं, एक मॉलिक्यूल को स्प्लिट अप करके एक मॉलिक्यूलर आयन बनाना है। तो उसके लिए इनको हाई इलेक्ट्रॉन बीम या अल्फा पार्टिकल या एक्स-रे चाहिए होगा। तो ये जब किसी गैस से पास करते हैं तो वहाँ पे जो आयन बनते हैं उनको कहा जाता है मॉलिक्यूलर आयन। The breakdown of molecular ion obtained from neutral product can give important information about their structure। अब एक मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा, मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा उससे इलेक्ट्रॉन, तो इससे किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन में बहुत ये मदद देता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए उसके मॉलिक्यूल से कुछ एटम्स
साइड बाय साइड इलेक्ट्रॉन्स साइड कर दिए जाएं, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसके स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होगी। ये आज हमने फर्स्ट इसका लेक्चर रिकॉर्ड किया। एटम्स पढ़ा हमने, मॉलिक्यूल, फिर इस तरह आइंस और मॉलिक्यूलर आइंस हमने डिस्कस किए। इन तमाम टॉपिक्स में जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।